मैं आज जो क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ वो बीए सेकेंड ईयर की आर्थिक भूगोल है, सेकंड पेपर उसके बारे में मैं पढ़ाया जा रहा हूँ। और हम पिछली क्लास में भी रसायन उद्योग के बारे में, कोयला के बारे में, लौह इस्पात के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है कृषि वह प्रकार और उसका वर्गीकरण हम आज हम करने वाले हैं। ठीक है, कृषि के बारे में आप सभी जानते हो क्योंकि आप खुद एक कृषि प्रधान घर से ही बिलोंग रखते हो, इसलिए कृषि के बारे में आप जानते हो। कृषि का मतलब होता है खेती करना। अभी जो बरसात का समय आएगा तो आप क्या करोगे? खेती करोगे। जिनके पास जमीन अच्छी होगी तो वो क्या खेती करेगा। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसके बारे में आपको पूरा बताने वाला हूँ, लेकिन कुछ जो बातें हैं वो बता दूँ। कृषि का मतलब क्या होता है? कृषि का मतलब होता है कृषि, हिंदी के कृषि शब्द की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत से हुई। कहाँ से हुई? संस्कृत के कृष धातु से हुई। कौन सी धातु से? कृष धातु से हुई है। ठीक है, और जिसका मतलब होता है जोतना या खींचना। जोतना या खींचना उसका मतलब होता है। अंग्रेजी में उसका जो मतलब होता है एग्रीकल्चर। क्या होता है? अंग्रेजी में उसका जो मतलब होता है एग्रीकल्चर। जो शब्द है वो लैटिन भाषा शब्द से बना हुआ है। कौन सी भाषा से बना है? लैटिन जो भाषा है उस शब्द, उसके भाषा से शब्द से बना है। ठीक है, एग्री और लैंड का मतलब होता है खेती, खेत होता है जैसे फील्ड। ठीक है, उसी प्रकार कल्चर अथवा द केयर ऑफ द कल्चरेशन से हुई है। सामान्य जिसके अर्थ होती है भूमि का जोत। क्या होता है? भूमि का जोत पर फसल को पैदा करना ही क्या कहते हैं? कृषि या खेती कहते हैं। ठीक है, आप इसके बारे में समझ गए होंगे। मैं इसकी शॉर्ट में एक परिभाषा भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपके स्क्रीन पे भी ये परिभाषा आपको दिखेगी। ठीक है, यह वह क्रिया जिसके द्वारा मिट्टी में फसलों को पैदा किया जाता है। किसको? वह क्रिया जिसके द्वारा मिट्टी में फसलों को पैदा किया जाता है। कुछ लोग पशुपालन को भी कृषि के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। क्या करते हैं? पशुपालन को भी सम्मिलित करते हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पे जो परिभाषा दिख रही है यह एक कृषि विज्ञान के आधार पर है। ठीक है, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है कृषि जो है उसके प्रकार या उसका वर्गीकरण। ठीक है, मैं आपको आज कोशिश करूंगा कि 4-5 में आपको बता दूं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने सामने लिखा है फसल गहनता के आधार पर। किसके आधार पर? फसल गहनता के आधार पर। यहाँ पे मैंने 2 प्रकार के लिख रखी हैं, 3 प्रकार के लिख रखा मैंने यहाँ पे। फसल गहनता के आधार पर कितनी होती है? तो एक फसली कृषि, द्विफसली कृषि और बहुफसली कृषि। ठीक, एक फसल कृषि का मतलब होता है एक खेत में एक ही प्रकार की फसल को बोना। ठीक है, उसे हम क्या करेंगे? एक फसली कृषि। द्विफसली, द्वि का मतलब 2, एक से मतलब दूसरी फसल और बोई जाती है साथ में, उसको कहते हैं द्विफसल। और बहुफसली मतलब असंख्य मात्रा में इस प्रकार की फसलें उगाई जाती है। गेहूं, जैसे गेहूं के साथ अगर आपने चना भी बोया है, चना के साथ जो भी उसके साथ सेठ जमती हो वो भी फसल आपने उगाई है, उसको हम कहेंगे बहुफसली कृषि। ठीक है, जैसे मैं कुछ आपको बातें बताने वाला हूँ। जैसे गहनता के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा गया है। एक है एक फसली कृषि। एक फसली का मतलब होता है भूमि में वर्ष में एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? एक फसली कृषि। जैसे गांव में कहीं आपने बहुत बार जगह देखा होगा, जैसे बरसात के बाद तब मक्का की खेती होती है। बरसात हो जाती है, उसके बाद जो होती जलवायु उसके अनुरूप से मक्का की खेती की जाती है या ज्वार की खेती की जाती है। इसके बाद दूसरे टाइम पे कोई खेती नहीं की जाती है, फिर वापस मक्का का सीजन आएगा तब वापस मक्का का सीजन, यानी एक फसल एक कृषि का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक फसल कृषि। ठीक है, भौगोलिक, आर्थिक व अन्य उत्पादों में इसमें क्या महत्वपूर्ण स्थिति होती है। और हम अगर बात करते हैं जैसे उपयुक्त परिस्थिति केवल एक ही फसल के लिए महत्वपूर्ण नहीं, किंतु प्रबंध, मजदूरी व बाजार आदि की दृष्टि से केवल एक ही फसल बागान में बहुलता में पाए जाते हैं। जैसे आपको ध्यान ही होगा मलेशिया का जो क्षेत्र है या इंडोनेशिया या मतलब इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है वहाँ पे रबड़ के बागान है, ब्राजील में कहवा और क्यूबा में जो गन्ना है, और भारत के असम में दार्जिलिंग, उस जो असम और जो दार्जिलिंग है वहाँ पर केवल एक ही फसल बोई जाती है, वो एक ही है, वो कौन सी? चाय की फसल। ठीक है, वहाँ पे इसके अलावा कोई फसल पैदा नहीं करते। अगर हम चाय का याद करते ही हमें दार्जिलिंग और असम की ही चाय हमें याद आती है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैदावार भारत में अगर कहीं होती है तो वहीं पर चाय की पैदावार होती है। अगर ब्राजील में सबसे ज्यादा अगर कहवा उत्पादन होता है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा, फेजेंडा वगैरह बागानों को क्या कहते हैं? तो फेजेंडा वगैरह कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा उत्पादन तथा वाणिज्यीकरण के आधार पर।
उत्पादन तथा वाणिज्यीकरण के आधार पर एक होती है बागाती कृषि। बागाती मतलब बहुत ही बड़े बड़े बागानों में इसकी पैदावार की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, बागाती कृषि कहते हैं। बागाती कृषि को एक और भाग नाम दिया गया, वो है रोपण कृषि। क्या दिया गया नाम? रोपण कृषि। अब क्या होता है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। यह जो फसल है उष्ण कटिबंधीय देशों में उपयुक्त जलवायु के कारण विशेष प्रकार की बागाती कृषि की जाती है, जिसके लिए अधिक पूंजी और विशिष्ट श्रम देखरेख में आवश्यकता पड़ती है। भूमि प्रबंध यूरोपीय देशों तथा श्रम स्थानीय निवासियों से प्राप्त कर और वनों को साफ करके इस भूमि में गन्ना है, चाय, रबर, कहवा, कोको आदि की जो फसलें पैदा की जाती हैं। ठीक है, बागाती मतलब एक व्यापार के आधार पे भी इस फसल को उत्पादन करता है। अब चाय का उत्पादन अगर कोई किसान अगर करता है तो वो क्यों करेगा? इतनी तो चाय पिएगा नहीं, तो वो क्या करेगा? उसको एक वाणिज्यीकरण की दृष्टि से ही उसको उत्पादन करेगा और उसको उसका मुनाफा मिलेगा, जो भी लाभ वगैरह मिलेगा। ठीक है, अगर हम दूसरी कृषि की बात करते हैं वो है आदिम कृषि या स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि इसी को कहते हैं आदिम कृषि या स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। आदिम कृषि क्या होता है? स्थानांतरण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी इसको जगह परिवर्तन करना। और अगर हम बात करें तो प्राचीन रूप से यह अधिकतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इस फसल का उत्पादन अधिक मात्रा में हुआ है। जैसे 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के बीच मध्य दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन, अफ्रीका के कांगो बेसिन, यह अधिकतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इस फसल का उत्पादन होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो वन क्षेत्र होते हैं उनको साफ कर दिया जाता है, उनके राख खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, फिर उस फसल को उगाया जाता है। फिर दूसरी बार क्या होता है, दूसरी बार वापस दूसरी उपजाऊ भूमि देखने के लिए वो निकल पड़ते हैं और दूसरी जगह जहाँ उपजाऊ मिट्टी मिलती है वहाँ जाके फिर से वनों को साफ करते हैं, जला दिया जाता है और फिर राख बनती है, फिर उत्पादन किया, फिर इसी प्रकार से इस कृषि का किया जाता है। इसलिए इसको आदिम कृषि कहते हैं। ठीक है, इस आदिम कृषि को स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम जैसे मैं बताने वाला हूँ व्यावसायिक कृषि। और व्यावसायिक कृषि का मतलब होता है व्यापारिक आधार पर। ठीक है, आदिम कृषि की कुछ बातें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यह कृषि होती है आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण और अनुसंधान के तकनीक से थोड़ी सी दूर है। मतलब इसमें मशीनों का उपयोग होना, ये इस प्रकार की चीजों का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, यह कृषि प्रारंभिक दशा का एक द्योतक है। यह कृषि प्रदेश उष्ण आर्द्र जलवायु के कटिबंध में स्थित है। खेतों में खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैंने बताया खाद का प्रयोग इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर जो वन होते हैं उनको यहाँ पर जला दिया जाता है, जलाने के बाद यहाँ पर राख पैदा होती है, उसी को खाद के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। कुछ बातें हैं जो इसकी विशेषता है जो मैं आपको बता रहा हूँ और कुछ आपको नोट्स में भी बता दूंगा। ठीक है, कृषि कार्य किसान का पूरा परिवार इसमें लग जाता है। दूसरी बात है, इस कृषि में प्रति हेक्टेयर का उत्पादन न्यून होता है। ठीक है, कृषि व्यवस्था में कृषकों का जीवन स्थानांतरणशील होता है। कैसा होता है? स्थानांतरणशील, यानी परिवर्तनशील होता है। एक स्थान पर कभी भी ये टिक के नहीं रहते हैं, या मतलब जगह अपने परिवर्तन करते रहते हैं। ठीक है, जैसे इस कृषि को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी हैं, जैसे प्राकृतिक कारक है। ठीक है, प्राकृतिक कारक में जिसमें कृषि के लायक कभी कभी भूमि नहीं मिलती है तो ये एक प्राकृतिक कारक है। कभी कभी वहाँ कृषि हो भी जाती है लेकिन किसी कारण से वो नष्ट हो जाती है, तो ये भी एक प्राकृतिक कारक है। फिर अगर हम बात करें मानवीय कारक में अत्यधिक कम उत्पादन होने से इस लोगों का निर्वाह हो जाता है और इसके कृषि में कार्य में लगे जंगली अशिक्षित लोगों से बाहर से बहुत कम संपर्क हो पाता है। और इनका क्या होता है, बाहर से इतना संपर्क भी नहीं हो पाता है। इनका जो संपर्क होता है स्थायी लेवल पे ही होता है, इस कारण से ये इतना फायदेमंद नहीं रहता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये बता दिया 2 प्रकार की बातें। तीसरी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे परिवेश, और जो तीसरा जो एक प्राकृतिक वो कारण है वो है परिवेश। उष्ण कटिबंध के क्षेत्रों में जहाँ वर्ष भर उच्च तापमान रहता है और अत्यधिक वर्षा के कारण सघन वन पाए जाते हैं। जहाँ बरसात अच्छी होगी तो वहाँ किस प्रकार के सघन वन होंगे, तो उन वनों को वहाँ मिलती है। तो सर्वप्रथम इस प्रकार की कृषि के लिए वन को सीमांतीय भागों क्षेत्रों में चयन करके आग द्वारा जलाया जाता है, काटना पड़ता है, कई प्रकार के फिर खेत बनाने पड़ते हैं, तब जाके वहाँ पे कृषि होती है। और ज़्यादातर ये जो पेड़ पौधे जो होते हैं
समतलीकरण भूमि में वो लगते हैं और वो खेती के लिए भी उपयुक्त होती है। तो पूरे उनको जलाना पड़ता है, नष्ट करना पड़ता है, फिर इस प्रकार की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। और यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, मोनिया, गन्ना है, याम है, मूंगफली है, टमाटर है, सेम है, केला आदि प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। और साथ साथ में इसके साथ मुर्गी पालन का भी उपयोग कृषक अपने साथ करता है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको आदिम और असंतुलित कृषि के प्रकार। और कुछ इस कृषि में समस्या भी है, वनस्पति साफ करने की तो समस्या रहती है, पक्षी चूहा आदि की रखवाली करना बहुत ही इसमें आवश्यक होती है। फिर एक स्थान से 2-3 वर्षों में खेती करने के बाद वो जिस जो खेत की एक उर्वरा शक्ति होती है वो क्या होता है, समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर प्लेग, मलेरिया आदि की यहाँ पे बीमारियां भी लग जाती हैं, जिस कारण से यहाँ का किसानों को इसका काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे व्यावसायिक कृषि। कौन सी कृषि? व्यवसाय। व्यवसाय का मतलब आपको पता ही चल गया होगा कि इसमें केवल व्यवसाय के को ध्यान में रखकर ही इस खेती को किया जाता है। विश्व में इस प्रकार की कृषि उत्तरी गोलार्ध में, महाद्वीपों के आंतरिक भागों और दक्षिणी गोलार्ध के तटीय भागों में प्रचलित है। जैसे प्रेरी का जो मैदान है, कनाडा और जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो भाग है उसको प्रेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेरीज मैदान बोलते हैं। ठीक है, स्टेपीज यूरोप और एशिया दोनों के जो भाग का जो मध्य का भाग है उसको बोलते हैं स्टेपीज बोलते हैं। पंपाज जो जगह है वो अर्जेंटीना, पराना ये और पराग्वा, यानी आप ये कह सकते हो इसको दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ का जो मैदानी भाग है या घास के मैदान है उनको कहते हैं पंपाज कहते हैं। डाउन्स, डाउन्स का मतलब याद रखना आप ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, डाउन्स जो मैदान होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। कैडबरी, कैडबरी चॉकलेट का भी नाम है और उसी के आधार पे आप याद रखना न्यूजीलैंड में ये जगह पाई जाती है। ठीक है, आपको ये कृषि के मैदानी क्षेत्र ये आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, मैं कुछ नहीं भी याद रहते तो मैं उसको नोट्स के रूप में आपको भेजने वाला हूँ। ठीक है, कहाँ पे पेरीज है, कहाँ पे डाउन्स है, कहाँ पे कैडबरी, इसके आपको वीडियो में बताने वाला भी प्लस नोट्स के रूप में भी बताने वाला। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कृषि पद्धतियों के आधार पर। किसके आधार पर? कृषि पद्धतियों के आधार पर। सबसे पहले यहाँ पे बागवानी कृषि। बागवानी कृषि में क्या उत्पादन किया जाता है? बागवानी कृषि में सबसे अधिकतर सब्जी का उत्पादन किया जाता है। सब्जी में आप जानते हो सब्जी कौन कौन सी उत्पादन की जाती है, जैसे बहुत प्रकार की लौकी, करेला है, ठीक है, टमाटर वगैरह है, इन सब्जियों का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है और बागवानी कृषि में इनको फायदा मिलता है। फसल उत्पादन, ठीक है, अनेक अनेक प्रकार के फसल उत्पादन किया जाता है, जिसमें फल उत्पादन भी आ गया और अनेक प्रकार के जैसे मौसमी, संतरा है, केला है, ठीक है, इस प्रकार के यहाँ पे उगाया जाता है। पुष्प उत्पादन भी एक भारी मात्रा में किया जाता है, जहाँ पर जैसे अपने राजस्थान की बात करें तो अजमेर में गुलाब की खेती होती है, उसी प्रकार पुष्प का भारी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आगे में बात करें औषधि उत्पादन। औषधि का मतलब होता है दवाई। दवाई मतलब कुछ ऐसे आयुर्वेद के रूप में जिसका उपयोग किया जाता है, ऐसी दवाइयों का उत्पादन किया जाता है, उसको औषधि उत्पादन के रूप में कृषि को माना गया है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे पशुपालन। पशुपालन जो है वो कृषि के अंतर्गत ही रखा गया है। रेशम के कीड़े होते हैं, उससे रेशम तैयार किया जाता है। ये आप छोटी क्लासों में बहुत बार पढ़ चुके होंगे। इसके बाद सुअर को अमेरिका के अगर हम बात करें, शिकागो शहर है, वहाँ पे सबसे ज्यादा मक्का पैदा होता है और वहाँ की जो मक्का होती है वो मनुष्य नहीं खाता है और वो जो सुअर होते हैं वहाँ उनको सुअरों को खिलाया जाता है। सुअरों को इसलिए खिलाया जाता है क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा मांस का प्रयोग किया जाता है और शिकागो विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है, तो इसलिए इसमें यहाँ पे सुअर का जो उत्पादन मतलब मांस इनको पाला इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ से मांस का उत्पादन किया जाता है। मत्स्य उत्पादन अगर हम बात करते हैं, जो भी तटीय भाग है वहाँ पर सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन किया जाता है, यानी मछली का उत्पादन। मछली का शिकार करके उनको बेचा जाता है। ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में होता है। जैसे हम बात करें ग्रीनलैंड, आपने देखा होगा, उसके और इंग्लैंड के बीच में जो एक जगह है उनमें मत्स्य बैंक के नाम से आ जाता है। ठीक है, भेड़ का पालन किया जाता है। भेड़ का पालन रुई के लिए भी होता है और मांस के लिए होता है, और कुछ मवेशी सिर्फ मांस के लिए पाले जाते हैं। ठीक है, मुर्गी पालन में, मधुमक्खी पालन है, मधुमक्खी से आप जानते हो शहद प्राप्त किया जाता है। मुर्गी पालन अंडों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है मुर्गियों का। और मवेशी जो प्रकार के मैंने बता दिया, मवेशियों का इसका तो मांस के लिए भी उपयोग किया जाता है, प्लस एक दूध उत्पादन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।
अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, वर्षा की मात्रा के आधार पर, वर्षा की मात्रा के आधार पर तर्क कृषि, तर्क कृषि उसे कहते हैं जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में आपकी बरसात हो रही है और वहाँ की जो जमीन हो कैसी होगी, आर्द्र हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्द्र कृषि बोलेंगे, ठीक है, तर्क कृषि भी बोल सकते हैं उसको। और हम बात करते हैं आगे सिंचित कृषि, सिंचित कृषि उसे कहते हैं, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में आपको ध्यान ही होगा, इंदिरा गांधी जो नहर है उसके माध्यम से वहाँ पे कौन सी खेती की जाती है, सिंचित कृषि की जाती है। सिंचित का मतलब होता है पानी को सिंचाई के माध्यम से खेतों तक पहुंचाना और उसके माध्यम से फसल का उत्पादन होता, उसी को हम क्या कहेंगे, सिंचित कृषि। शुष्क कृषि, सूखे क्षेत्र में कृषि को किया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, शुष्क कृषि, ठीक है। मैंने आपको इतना आपको आज बताने की कोशिश की, मैंने वीडियो में उतना ही जितना मैं आपको ट्रांसफर कर पाऊंगा उतना मैंने आपको बताने की कोशिश की, ठीक है। बाकी कुछ इनकी विस्तृत जानकारी मैं आपको नोट्स के आधार पर मैं भेजने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और आपको मंडे से टेस्ट भी उसकी भी तैयारी करते रहें, ठीक है। धन्यवाद।